जय श्री राम दोस्तों, मैं टेकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ ठीक है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए अपन राजस्थान में जो इतिहास पढ़ रहे थे उनमें अपन ने जो पिछला टॉपिक था वो था अपना राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश कौन कौन से थे और उन्होंने कहाँ कहाँ पर शासन किया और उनकी कौन कौन सी रियासतें हुआ करती थी। आज अपन पहला राजपूत वंश पढ़ेंगे, वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। आज अपन उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि राजपूत ये गुर्जर प्रतिहार थे कौन और इनका शासनकाल कौन सी शताब्दियों में रहा है और इसमें कौन कौन से प्रसिद्ध शासक रहे हैं उनके बारे में, और यहाँ की उस समय की स्थापत्य कला क्या थी और वहाँ का समाज अर्थव्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। ठीक बात है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज अपना जो टॉपिक होगा वो है राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार वंश। क्योंकि देखो गुर्जर प्रतिहार वंश हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उत्तर भारत की राजनीतिक सत्ता को एकता प्रदान करने वाले प्रमुख राजवंश हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने प्रारंभ में मंडोर को अपना क्षेत्र बनाया, फिर उन्होंने आपके जालोर यानी आपके भीनमाल को अपना केंद्र बनाया, उसके बाद में इन्होंने उज्जैन और कन्नौज को अपना केंद्र बनाकर उत्तर भारत के क्षेत्र हुआ करते उन पर शासन किया। तो आज अपना टॉपिक होगा कौन सा, गुर्जर प्रतिहार वंश। उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि गुर्जरों ने कब तक शासन किया। गुर्जर प्रतिहार बहुत प्रसिद्ध वंश है, क्योंकि देखो अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हो तो भी उसमें आपको ये गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान में पढ़ रहे हो तो राजस्थान में भी पढ़ना पड़ेगा। तो राजस्थान के अलावा अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको निश्चित तौर से एंसेंट इंडिया की हिस्ट्री के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में दे रखा है और बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आता है। तो जब अपन गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करते हैं तो इसके शासनकाल की अपन चर्चा करते हैं कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा। गुर्जर प्रतिहारों के कालावधि या शासनकाल कब से कब तक रहा, तो ध्यान रखना 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं सदी तक इनका शासन कब से कब तक रहा। 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर 12वीं सदी। क्योंकि देखो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में उत्तर भारत की जो एकता थी, जो केंद्रीय सत्ता थी, वो नष्ट हो गई। उस समय गुर्जर प्रतिहार हर्षवर्धन के सामंत के रूप में भी कार्य किया करते थे। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई 647 ईस्वी में, तो उसकी मृत्यु के बाद में क्या हुआ, उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए, जिनमें से एक क्या थे, गुर्जर प्रतिहार भी थे। तो गुर्जर प्रतिहारों का शासनकाल कब से कब तक रहा है, 6ठी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहा है। अपन जब राजपूत काल पढ़ते तो राजपूत काल कब से कब तक, तो राजपूत काल 7वीं से 12वीं, इतना सा ध्यान रखना। और प्रतिहार कब से कब तक, 6ठी से 12वीं शताब्दी। क्योंकि धीरे धीरे जब कन्नौज में व्यवस्था फैलने लगी तो क्या हुआ, धीरे धीरे प्रतिहारों ने क्या किया, अपने शासन की बागडोर बढ़ानी स्टार्ट कर दी और उत्तर भारत में शक्तिशाली बनकर उभरे। ठीक है, तो 6ठी से 12वीं शताब्दी गुर्जर प्रतिहारों का शासन काल है। इनकी शक्ति सर्वाधिक शक्तिशाली कालखंड, सर्वाधिक शक्तिशाली कालखंड का मतलब क्या है, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि 6ठी शताब्दी के प्रारंभिक चरण और 7वीं शताब्दी के तक तो गुर्जर प्रतिहारों ने थोड़ा थोड़ा अपना राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया, लेकिन इनका चरमोत्कर्ष काल कब से कब तक रहा है, तो इनकी शक्ति का सबसे मजबूत कालखंड क्या है, तो 8वीं से 10वीं शताब्दी तक। इस कालखंड में गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इस कालखंड में क्या थे गुर्जर प्रतिहार, उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली ठीक है, आगे देख लेना। ठीक है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कालखंड क्या रहा है गुर्जर प्रतिहारों का, तो 8वीं से 10वीं शताब्दी का रहा है। इनका टोटल कालखंड क्या है, 6ठी से 12वीं शताब्दी तक का कालखंड है। अब इस गुर्जर प्रतिहारों के कालखंड में एक नवीन स्थापत्य कला क्या, एक नवीन स्थापत्य कला, ठीक है, नवीन आर्किटेक्ट क्या हुआ, सामने आया। उसे किस नाम से जाना गया, गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना गया। गुर्जर प्रतिहार कला
या इसे महामारू शैली भी कहा गया। गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली। नवीन स्थापत्य के कला अस्तित्व में आई जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली कहा जाता था। यानी ये जो नवीन स्थापत्य कला क्या थी, मंदिरों से संबंधित। किससे संबंधित थी, मंदिरों से संबंधित जो एक नवीन स्थापत्य कला अस्तित्व में आई उसे क्या कहा गया, गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली कहा गया। तो आपसे सीधा क्वेश्चन किया जा सकता है, महामारू शैली किस वार राजवंश से जुड़ी हुई है, तो गुर्जर प्रतिहार से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस जो नवीन मंदिर स्थापत्य कला की जो शैली अस्तित्व में है उसमें मुख्यतः जो मंदिर बने थे वो किसके थे, ये ज्यादातर शिव और भगवान विष्णु को समर्पित थे। ठीक है, किसको समर्पित थे, भगवान शिव और विष्णु को समर्पित थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जोधपुर में आपके वत्सराज के समय के जो आपके जो जैन मंदिर है, महावीर जैन मंदिर है, इसके अलावा हरिहर का मंदिर जो आपको मिलता है। ठीक है, तो ये जो मंदिर है भगवान शिव और विष्णु के सम्मिलित रूप के, विष्णु के शिव के बहुत सारे मंदिर अस्तित्व में आए। वही नवीन शैली क्या थी, गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली थी। ठीक है, तो ये तो था अपन का गुर्जर प्रतिहारों का शासन या कालखंड। जब अपन पढ़ते हैं कि राजपूत काल, तो राजपूत काल का जरूर ध्यान रखना 7वीं से 12वीं है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार, तो इनका शासन काल तो कब से कब तक रहा, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। लेकिन ये सर्वाधिक शक्तिशाली शासन काल यानी सर्वाधिक शक्तिशाली के रूप में कब उभरे, तो 8वीं से 10वीं शताब्दी का कालखंड सर्वाधिक शक्तिशाली कालखंड था इनका। क्योंकि 10वीं शताब्दी के बाद में जब महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण करने स्टार्ट कर दिए, तो उन आक्रमणों के साथ ही क्या हुआ, उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता क्या हो गई, ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और क्या हुआ, उत्तर भारत को महमूद गजनी ने क्या किया, रोंद डाला। ठीक बात है, तो गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का क्या हो गया, अंत हो गया, उन्मूलन कर दिया। किसने किया, तो पश्चिम से गजनी का प्रसिद्ध आक्रमणकारी महमूद गजनबी ने। ठीक बात है, तो ये था आपका गुर्जर प्रतिहार। अब देखो, जब अपन बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, तो गुर्जर प्रतिहार थे कौन, तो पहले अपन इस शब्द की व्याख्या करते हैं, गुर्जर प्रतिहार। ठीक बात है, अक्सर ये गुर्जर और प्रतिहार दो शब्द जुड़े हुए हैं, तो गुर्जर प्रतिहार दो शब्दों से मिलकर बना है। पहली बात तो कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर। कितने शब्दों से मिलकर बना है बेटा जी, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इसमें गुर्जर और एक शब्द इसमें प्रतिहार। गुर्जर शब्द, अब देखो अक्सर लोगों में भ्रम होता है कि गुर्जर जाति है, लेकिन उस समय उस कालखंड में या वर्तमान में जो इतिहासकार उन्होंने शोध करके यह बताया है कि गुर्जर कोई जाति नहीं बल्कि प्रदेश हुआ करता था। क्या हुआ करता था, प्रदेश या क्षेत्र हुआ करता था। यानी गुर्जर क्या है, गुर्जर एक प्रदेश या क्या है, क्षेत्र है। ठीक बात है, और ये किस क्षेत्र के लिए उल्लेख कर रहा है, ये प्रारंभ में इनका प्रमुख केंद्र क्या था, मंडोर यानी मारवाड़। और इस मारवाड़ को उस समय किस नाम से जाना जाता था, गुर्जरात्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, गुर्जरात्रा। तो ये गुर्जर आ गया, तो गुर्जरात्रा उस प्रदेश को कहा जाता था जो कि किस आज वर्तमान में क्या कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है। और यही गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र था। यानी गुर्जर सत्ता कहां से उद्भव हुई, मंडोर से उद्भव हुई। कहां से, मंडोर या मारवाड़ से उद्भव हुई। तो गुर्जर शब्द किसका प्रतीक है, ध्यान रखना, प्रदेश या क्षेत्र का प्रतीक है। और ये किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया गया है, मंडोर या मारवाड़ के लिए। क्यों, क्योंकि इसको उस समय किस काल नाम से जाना जाता था, गुर्जरात्र नाम से जाना जाता था। यानी गुर्जर प्रदेश, गुजरात का मतलब क्या है, गुर्जर प्रदेश। ठीक बात है। प्रतिहार, प्रतिहार शब्द किसका द्योतक है, तो ये चीज ध्यान रखना, प्रतिहार पद का द्योतक है। किसके लिए इस्तेमाल किया गया ये प्रतिहार शब्द, पद के लिए। प्रतिहार शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था, पद के लिए किया गया था। क्योंकि देखो भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज कौन माने जाते हैं, इन प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। और लक्ष्मण ने एक प्रतिहार के रूप में काम किया, किसके, भगवान श्री राम की सेवा में। प्रतिहार का मतलब जो द्वारपाल के रूप में कार्य करे। तो लक्ष्मण ने भगवान राम के लिए द्वारपाल का काम किया था, उसी के वंशज बाद में जाकर क्या कहलाने लगे, प्रतिहार कहलाने के लिए। यानी प्रतिहार किस पद का द्योतक है, प्रतिहार शब्द पद का द्योतक है, यानी किसी पद या उसका द्योतक है। ठीक बात है। तो गुर्जर और प्रतिहार शब्द की अपन ने व्याख्या की। तो गुर्जर तो किसका द्योतक है, आपसे सीधा ही क्वेश्चन किया जाएगा इतिहासकारों के अनुसार, गुर्जर शब्द किसका द्योतक है, तो प्रदेश का या क्षेत्र का। क्यों, क्योंकि ये इनकी सत्ता प्रारंभिक केंद्र मारवाड़ हुआ करता था।
तो इस मारवाड़ को गुजरात या गुर्जर प्रदेश कहा जाता था। प्रतिहार, प्रतिहार किसका द्योतक है? पद का द्योतक है, यानी प्रतिहार शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? पद के लिए किया जाता है। इसी कारण गुर्जर क्षेत्र के जो प्रतिहार यानी रक्षा के रूप में कार्य करने वाले थे उनको क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहार कहा गया। ठीक बात है। अब देखो एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन बात करते हैं कि गुर्जर शब्द का जाति के रूप में उल्लेख कहां हुआ है और इसके अलावा गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख कौन कौन से अभिलेखों में हुआ है और कौन उल्लेख किया गया है। तो ये गुर्जर प्रतिहारों का जो कालखंड है उसे आप जरूर ध्यान रखिए। शक्तिशाली कालखंड क्या था इनका, और इसके काल में गुर्जर प्रतिहारों के काल में एक नवीन मंदिर स्थापत्य की शैली अस्तित्व में आई, उसको किस नाम से जाना जाता था, ये जरूर आप ध्यान रखिए। राजपूत काल का और गुर्जर प्रतिहार काल में आप ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अगर राजपूत काल पूछे तो 7वीं से 12वीं शताब्दी करना है और गुर्जर प्रतिहार कालखंड के बारे में पूछे तो 6ठी से 12वीं, और गुर्जर प्रतिहारों का शक्तिशाली कालखंड के बारे में पूछे तो 8वीं से 10वीं शताब्दी। ठीक बात है, क्योंकि इस कालखंड में बहुत प्रसिद्ध गुर्जर प्रतिहारों के शासक हुए, जैसे आपका वत्सराज हुआ, मिहिर भोज हुआ, ठीक है, इसके अलावा महिपाल प्रथम हुआ। ठीक है, तो ये बहुत प्रसिद्ध शासक हुए जिन्होंने क्या किया, उत्तर भारत के शासक दक्षिण भारत के कुछ राजाओं को भी हरप्रास्त किया। ठीक बात है। तो अब देखो इनका उल्लेख की बात करते हैं अपन, इनका उल्लेख का है तो ध्यान रखना, गुर्जर का जाति के रूप में प्रथम उल्लेख, गुर्जर का जाति के रूप में प्रथम उल्लेख बादामी या वातापी कुछ भी बोल देना, बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। यानी गुर्जरों का जाति के रूप में उल्लेख, किसके रूप में भाई? गुर्जर एक जाति है, इसके रूप में प्रथम उल्लेख कहां पर हुआ है? तो प्रथम उल्लेख बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, उसमें किया गया है। किसमें किया गया है? ऐहोल अभिलेख वह पहला अभिलेख है जिसमें गुर्जरों का जाति के रूप में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। ठीक बात है, ये जरूर ध्यान रखना। तो गुर्जरों का जाति के रूप में प्रथम उल्लेख बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। इसके अलावा गुर्जरों का उल्लेख और कौन से अभिलेखों में हुआ है? गुर्जरों का उल्लेख, गुर्जरों को प्रतिहार, गुर्जरों का प्रतिहारों के रूप में उल्लेख कहां पर हुआ है? गुर्जरों का प्रतिहारों के रूप में उल्लेख कहां पर हुआ है? वो जाति के रूप में उल्लेख हुआ है या प्रतिहारों के रूप में उल्लेख कहां कहां पर हुआ है? तो ध्यान रखना, नीलकुंड, राधनपुर, देवली व करड़ा है। ये 4 ऐसे अभिलेख है जिनमें गुर्जरों का प्रतिहारों के रूप में उल्लेख किया गया है। भाई गुर्जर कौन थे? प्रतिहारी क्या थे? गुर्जर थे। तो गुर्जरों का प्रतिहारों के रूप में उल्लेख कहां पर हुआ है? तो नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करड़ाह नामक अभिलेखों में हुआ है। इसके अलावा गुर्जरों का उल्लेख कहां पर है? केवल गुर्जर का उल्लेख, गुर्जरों का उल्लेख और उल्लेख कहां पर है? तो ध्यान रखना, बाण भट्ट की एक रचना हर्ष चरित्र, क्योंकि देखो हर्ष की मृत्यु के बाद में गुर्जरों का अस्तित्व हुआ सामने आया, तो बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ किसमें? हर्ष चरित्र में क्या किया? गुर्जरों का उल्लेख किया है। इसके अलावा स्कंद पुराण, कौन सा पुराण? स्कंद पुराण में पंचद्रविड़, स्कंद पुराण में पंचद्रविड़ों का उल्लेख है, उनमें गुर्जरों का उल्लेख हुआ है। यानी स्कंद पुराण में तो गुर्जरों को द्रविड़ बता दिया। क्या बता दिया है?
द्रविड़ के रूप में उल्लेख किया गया है। भाई ये द्रविड़ लोग थे, ठीक बात है। तो ध्यान रखना, स्कंद पुराण में गुर्जरों को पंच द्रविड़ों में शामिल किया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण है भाई साहब, यहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है आपके लिए। भाई गुर्जरों को पंच द्रविड़ों में शामिल किया गया, यह उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो स्कंद पुराण में है। इसके अलावा गुर्जरों का और उल्लेख कहां पर, किस ग्रंथ में हुआ है? तो बाणभट्ट के हर्षचरित्र में हुआ है। गुर्जरों का प्रतिहारों के रूप में उल्लेख किस में, कौन कौन से अभिलेखों में हुआ है? तो नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करड़ाहे नामक अभिलेखों में हुआ है। और गुर्जरों का जाति के रूप में प्रथम अभिलेख, या ऐसे भी हो सकता है, गुर्जरों का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य कौन से अभिलेख में मिलता है? यानी गुर्जरों का पहला अभिलेखों में उल्लेख पहला कहां से मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ऐहोल अभिलेख में जाति के रूप में भी उल्लेख हुआ गुर्जरों का, और पहला अभिलेखिक साक्ष्य भी यही है, ठीक बात है। उसके बाद में गुर्जरों का प्रतिहारों के रूप में और ग्रंथ शिलालेखों में उल्लेख हुआ है, जैसे नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करड़ा है। गुर्जरों का और उल्लेख कहां पर हुआ है? तो बाणभट्ट के हर्षचरित्र में और स्कंद पुराण में पंचद्रविड़ों में हुआ है। इसके अलावा ध्यान रखना, अरब यात्रियों ने गुर्जरों को जुर्ज कहा है। जुर्ज क्या कहा है? गुर्जरों को क्या पुकारा है? जुर्ज पुकारा है। क्या पुकारा है? जुर्ज। और राजा को बोरा कहा है। क्या कहा है? बोरा, ठीक बात है। इसके अलावा ध्यान रखना, अरब यात्री जो कि सुलेमान भारत आया था, ठीक है, उसने भी प्रतिहारों को जुर्ज कहा और राजा को बोरा कहकर पुकारा, ठीक बात है। वो तो जब अपन शासक पढ़ेंगे, ठीक है, उस समय अपन अरब यात्री सुलेमान की चर्चा करेंगे और अलमुसूदी की भी चर्चा करेंगे, ठीक है, तो उनमें वहां पर देंगे। तो अरब यात्री ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? जुर्ज कहा है, और राजा को बोरा क्या कहकर पुकारा है? बोरा कहकर पुकारा है। इसके अलावा ध्यान रखना, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। अब हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया तो उसने हर्षवर्धन के शासनकाल में गुर्जरों का उल्लेख किया, यानी हर्षवर्धन के समय गुर्जर एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में अस्तित्व में आ चुके थे, लेकिन उनका क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं था। तो हर्षवर्धन ने एक पुस्तक लिखी, CU की। कौन सी पुस्तक लिखी? CU की। उसमें वो 72 देशों का उल्लेख करता है। कितने देशों का उल्लेख करता है? ह्वेनसांग कितने देशों का उल्लेख करता है अपने ग्रंथ CU की में? 72 देशों का उल्लेख करता है। और इन 72 देशों में से वो एक देश का उल्लेख करता है, कौन से? पिलोमोलो। किसका उल्लेख? पिलोमोलो। पिलोमोलो किसके का लिए का नाम लिया इसने? भीनमाल के लिए। किसके लिए? भीनमाल के। यानी हर्षवर्धन के समय गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता कहां पर अस्तित्व में थी? तो भीनमाल में अस्तित्व में थी। फिर से ध्यान रखना, ह्वेनसांग जो चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत पर यात्रा पर आया था, उसने एक ग्रंथ लिखा CU की, भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा CU की। उस CU की में 72 देशों का उल्लेख करता है। कितने देशों का उल्लेख करता है? 72 कंट्रीज का उल्लेख करता है। उनमें से एक कंट्री का नाम लेता है वो पिलोमोलो। वो पिलोमोलो कौन थी? भीनमाल। कौन था? भीनमाल। तो भीनमाल को ह्वेनसांग ने किस नाम से पुकारा है? पिलोमोलो के नाम से पुकारा है। यानी ये जो पिलोमोलो थी, ये क्या थी? कुचेलो नामक देश की राजधानी थी। किस नाम की? कुचेलो नामक देश की राजधानी थी। अब ये कुचेलो प्रतिहारों का देश था, यानी आपका गुर्जरात प्रदेश, यानी जालौर उसके आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो कुचेलो की राजधानी क्या बताई? पिलोमोलो यानी भीनमाल बताई, ठीक बात है। तो गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख अभिलेखिक साक्ष्य के रूप में बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है, ठीक बात है। गुर्जरों का प्रतिहारों के रूप में उल्लेख नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करड़ाहे नामक अभिलेखों में हुआ है। गुर्जरों का और उल्लेख कहां हुआ है? तो बाणभट्ट के हर्षचरित्र में हुआ है। स्कंद पुराण में पंचद्रविड़ों में शामिल किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना। अरब यात्री ने गुर्जरों को जुर्ज कहा है, राजा को बोरा पुकारा है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में कहां पर आया? हर्षवर्धन के समय भारत आया और उसने एक भारतीय यात्रा पर CU की नामक ग्रंथ की रचना की। उसमें 72 देशों का उल्लेख किया। उस 72 देशों में एक देश कुचेलो का नाम लेता है, जिसकी राजधानी वो क्या बताता है? पिलोमोलो बताता है। राजधानी क्या बताता है? राजधानी क्या बताता है?
पीलो मोलो बताता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, भीनमाल कहते हैं। और यहाँ के राजा के लिए वो क्या कहते हैं, यहाँ के राजा क्या है, क्षत्रिय है, चूंकि अपन ने पहले भी चर्चा की है। यहाँ के राजा को क्या पुकारता है, वो क्षत्रिय कहता है। क्या कहता है, क्षत्रिय कहता है। ठीक बात है। ये तो था आपका गुर्जरों का कहां कहां पर कौन कौन सी अभिलेख में उल्लेख हुआ है। अब एक बार स्क्रीनशॉट थोड़ा आगे चले अपन। तो ये दो आपके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक तो आपका चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और एक पंचद्रविड़ों में। ठीक है। इसके अलावा हेनसांग के बारे में जरूर ध्यान रख लेना। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया और इसने भारत में कितने देशों का उल्लेख किया है, अपनी कौन सी पुस्तक में किया है, और प्रतिहारों के लिए कौन से राज्य का उल्लेख किया है। तो कुचेलो, कुचेलो कौन सा देश था, गुजरात प्रदेश को कुचेलो कहा है उसने। और इस कुचेलो या गुर्जर प्रदेश की राजधानी क्या बताया उसने, पीली मोलो यानी भीलमाल का उल्लेख किया है। ठीक बात है। ये कब आया, हर्षवर्धन के समय, यानी हर्षवर्धन के समय तक प्रतिहारों की सत्ता कहां पर थी, भीलमाल में अस्तित्व में थी। ठीक बात है। अब बात करते हैं अपने बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है रमेश चंद्र मंजूमदार। रमेश चंद्र मंजूमदार। ठीक है। तो रमेश चंद्र मंजूमदार ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे, क्या, जो गुर्जर प्रतिहार थे वे गुर्जर प्रदेश के शासक थे। क्या के, गुर्जर प्रदेश के शासक थे। और ये जो गुर्जर जाति थी कहां के, गुर्जर प्रदेश की शासक थी। ये अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानती थी। किसका, लक्ष्मण का, लक्ष्मण का वंशज मानती थी। और ये लक्ष्मण भगवान राम के क्या थे, भगवान राम के क्या थे, प्रतिहार, प्रतिहार या द्वारपाल थे। क्या थे, द्वारपाल थे। कौन, लक्ष्मण क्या थे, भगवान श्री राम के प्रतिहार यानी द्वारपाल थे। अतः ये लक्ष्मण के वंशज होने के कारण खुद को क्या मानते हैं, गुर्जर जाति खुद को क्या मानने लगी, प्रतिहार मानने लगी, प्रतिहार। इस कारण इनको क्या कहा जाने लगा, गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, गुर्जर प्रतिहार। ठीक बात है। ये बात कौन कहता है, रमेश चंद्र मंजूमदार। अब रमेश मंजूमदार ने क्या कहा है कि जो गुर्जर प्रदेश में रहने वाली जो गुर्जर जाति थी वो गुर्जर प्रतिहार कैसे कहलाई। तो वो कहते हैं कि जो गुर्जर जाति थी वो गुर्जर प्रदेश में निवास करती थी, यानी गुजरात में। ठीक बात है। ये अपने आप को क्या मानती थी, लक्ष्मण का वंशज। ठीक बात है। क्या मानती थी, लक्ष्मण का वंशज मानती थी। लक्ष्मण कौन था, भगवान राम का भाई। भगवान राम के किस रूप में कार्य की इसने, प्रतिहार या द्वारपाल के रूप में कार्य। आपने देखा होगा, रामायण में देखा होगा कि कुटिया के बाहर हमेशा ध्यान रखा करते थे ये। ठीक बात है। तो उनकी सेवा करते थे, तो प्रतिहार द्वारपाल के रूप में। अतः ये भी खुद को क्या मानने लगे, प्रतिहार या द्वारपाल मानने लगे, और खुद को क्या कहते थे, गुर्जर प्रतिहार कहते थे। ठीक बात है। और रमेश चंद्र मंजूमदार बहुत ही अच्छी लाइन कहता है कि 6वीं से लेकर 12वीं सदी तक, 6वीं से 12वीं सदी तक गुर्जर प्रतिहारों ने पश्चिमोत्तर भारत होने वाले अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया। किसका कार्य किया, बाधक का कार्य किया। यानी अगर गुर्जर प्रतिहार नहीं होते तो पश्चिमोत्तर भारत से होने वाले आक्रमणों से क्या होता, भारत पहले ही रोन दिया जाता। ठीक बात है। मैं आपको एक बार ये पृष्ठभूमि बता देता हूं। ये आपका भारत है। ठीक बात है। ये आपका
ये अपना तो नहीं रह रहा, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ठीक है। ये आपके इधर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं इधर। तो गजनी ये आपका ये वाला इलाका है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान से टच में, ठीक है। ये यहां पर गजनी, ठीक है। गजनी से मोहम्मद गजनी ने क्या किया भारत में। अब देखो भारत पर आक्रमण तो 612 ईस्वी में हो गया था मोहम्मद बिन कासिम। ये सफल आक्रमण था पहला अरबों का। अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया, 612 में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ठीक बात है। मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी अरबों ने भारत पर कई बार आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वो भारत में सिंधु नदी तक क्या नहीं कर सके, सफल आक्रमण नहीं कर सके। उनको हार का मुंह देखकर वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस समय तक भारत में, उत्तर भारत में प्रतिहारों की सत्ता अस्तित्व में आ चुकी थी, ठीक है। ये आपके जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण वंश अस्तित्व में था, ठीक है। और इस भाग में आपके गुर्जर सत्ता अस्तित्व में थी। इन गुजरों ने पश्चिमोत्तर, देखो कश्मीर से इस साइड से तो आक्रमण हो नहीं सकते, ठीक बात है। ये आक्रमण जो भारत में जितने भी आक्रमण होते थे वो इसी इलाके से होते थे। अगर गुर्जर प्रतिहारों ने पश्चिमोत्तर भारत में मजबूत सत्ता स्थापित नहीं की होती तो भारत मुसलमानों के चंगुल में कब आ चुका होता, 6ठी शताब्दी के आसपास ही चंगुल में आ चुका होता। लेकिन इस समय मुसलमानों ने, देखो जब आक्रमण किए अरबों ने, तो अरबों के आक्रमण सिंधु नदी के ऊपर की तरफ ही सीमित थे। लेकिन सिंधु नदी को पार करके भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था, महमूद गजनवी। कौन था, महमूद गजनी या गजनवी, जिसने सिंधु नदी पार करके मथुरा तक के इलाकों को क्या कर दिया, रोंद डाला। ये आक्रमण उसने तब किए जब गुज्जर सत्ता क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। उसमें कमजोर या विलासी प्रवृत्ति के शासक आ गए थे। उसके बाद में इन्होंने, अरबों ने क्या किया, पश्चिमोत्तर भारत तक, यहां पर तक क्या कर दिया, आक्रमण किया। क्योंकि इसके नीचे वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि इधर नीचे राष्ट्रकूट सत्ता अस्तित्व में थी। तो उन्होंने मथुरा तक, कहां तक, मथुरा तक रोन डाला, इधर आपके सोमनाथ मंदिर को, ठीक है, कन्नौज, उज्जैन, इन सबको रोन डाला। किसने, महमूद गजनवी ने। तो मोहम्मद गजनवी से पहले अरबों को रोकने का काम किसने किया, गुर्जरों ने किया। इसी कारण रमेश चंद्र मजूमदार का बहुत बढ़िया जो कथन है या जो कोटेशन है वो आप जरूर याद रखना कि 6ठी से 12वीं सदी तक गुर्जर प्रतिहारों ने पश्चिमोत्तर भारत से होने वाले अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया। ये कथन किसका है, सीधा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रमेश चंद्र मंजूमदार का कथन है, ठीक बात है। आपसे सीधा ये भी कर सकता है, इस गुर्जर प्रतिहार शब्द को यहां से हटाकर पूछ सकता है डेट डेट लगा के। तो 6ठी से 12वीं शताब्दी तक डेटेस ने पश्चिमोत्तर भारत में होने वाले अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का कार्य किया। फिर ऑप्शन देख सकता है, गुर्जर प्रतिहार, फलाना 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 फलाना, ठीक है, ढिमकाना ढिमकाना, तो जो भी है तो गुर्जर प्रतिहार, ठीक बात है। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत, क्योंकि देखो उत्पत्ति के अपन ने पढ़ लिए, उनसे ही संबंधित है, वो अपन थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, खमा गणी।